हेलो एवरीवन। वेलकम टू यूथ पावर एकेडमी। यूथ पावर एकेडमी में डेली आपके लिए करंट अफेयर्स क्लासेस आती हैं। और हमारी जो डेली करंट अफेयर्स की मैगजीन है वो यूपीएससी और स्टेट सर्विसेज के एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। और अगर आप इन्हें डेली पढ़ते हैं तो आपके एग्जामिनेशन के लिए ये काफी हेल्पफुल है। तो आप ज्यादा से ज्यादा हमसे चैनल पे जुड़िए, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए, साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए। और डेली हमारी क्लासेस होती हैं, लाइव क्लासेस। उनसे जुड़ने के लिए आप व्हाट्सएप नंबर है प्रोवाइड किया गया, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा हमारी मंथली मैगजीन्स हैं, हमारी फटाफट सीरीज हैं। तो ज्यादा से ज्यादा हमसे जुड़िए। और चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है। एक सीएजी रिपोर्ट आया है जम्मू कश्मीर के लेक डिग्रेडेशन पे। और इसमें इन्होंने बताया है कि मार्च 2022 तक 518 लाख 18 जो है वो लेक्स, जो कि 74% है। जम्मू कश्मीर में जो टोटल लेक्स है उनका है 697। तो ये या तो डिसअपियर हो गई हैं, काफी सिकुड़ गई हैं, श्रंक कर गई हैं। और इन्होंने कहा है कि 45% जो टोटल लेक्स थी, वो जो है वो पूरी तरह से खत्म हो गई हैं। मतलब 37.07 हेक्टेयर जो है वो पूरा खत्म हो गया है। और उसमें बताया है इन्होंने कि ये सारा जो एरिया है ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और रेवेन्यू और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के जुरिस्डिक्शन पे आया है। बेहतर तरीके से मैनेजमेंट नहीं हुआ है, इस वजह से जो है ये ऐसा हुआ है। और इन्होंने बताया कि जो ये लेक्स हैं ये काफी इम्पोर्टेंट होती हैं। ये जो नेचुरल फ्लड होता है उसको बैलेंस करने का काम करती हैं, एज मतलब रिजर्वायर होती हैं। फ्लड को रेगुलेट करने का ये सिस्टम होता है। तो चूंकि अभी इनके नंबर में काफी कमी आ गई है, इसी वजह से उन्होंने बताया कि काफी सारे जो है वो मैसिव फ्लड्स जो है वो आते हैं। और जम्मू कश्मीर में सितंबर 2014 में काफी ज्यादा भारी जो है वो फ्लड आया था। तो इसका मेन कारण ये भी था। तो इस पे इन्होंने पूरा स्टडी किया। और इनमें बताया है इन्होंने कि जो जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट है वो सिर्फ 6 ऐसी लेक्स हैं जिनके मैनेजमेंट का काम करती है। तो अब जैसे इसमें जो 6 लेक्स के नाम दे दिए हैं, डल लेक, बुलार लेक, खोकर सार लेक, मानस बाल लेक, सूरी सार लेक और मानसर लेक। ये जो है वो सरकार इनको जो है वो कंजर्वेशन का और मैनेजमेंट का काम जो है वो पूरा करती है। तो ये जो लेक्स के नाम है ये इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, क्योंकि जैसे कभी कभी जैसे ज्योग्राफी में अगर हम देखें तो लेक्स के नाम पूछा जाता है, अक्सर पूछा जाता है कि नाम दे देगा, उसके बाद स्टेट का नाम दे देगा कि कहाँ से रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है। फिर एक क्लाइमेट चेंज पे एक आर्टिकल था, मतलब कि ये ऐसे राइटिंग या इन सब चीजों के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा कि कैसे क्लाइमेट चेंज की वजह से एक पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी जो है वो हो गई है। और अगर हम देखें इसमें बताया गया कि कैसे वाटर लॉजिंग की समस्या बढ़ रही है। जो सिटीज हैं, मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं, वहां पे एक्सेस रेनफॉल की वजह से काफी प्रॉब्लम हो जाती है। जैसे वाटर बॉर्ड इन्फेक्शन हो फैलने लगते हैं, कॉलेरा, टाइफाइड, हेपेटाइटिस, ये सब। ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर, सैनिटेशन इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर नहीं है। क्लीन जो वाटर होता है सप्लाई, उसका भी कंटेमिनेशन होता है, जिसकी वजह से सीरियस बीमारी जो है वो हो रही है। और इसी के साथ साथ जो है वो जो ड्रॉट प्रोन एरियाज हैं वहां पे प्रॉब्लम है। वहां पे वाटर स्कैर्सिटी की प्रॉब्लम है। तो इसकी वजह से जो कम्युनिटीज हैं, पानी कम है, तो उनको जो है वो अनसेफ वाटर सोर्सेस को जो है वो पीना पड़ता है। तो उसकी वजह से भी बर्डन होता है, डिहाइड्रेशन होता है, डायरिया वगैरह होता है। ठीक है। और सीजन वाइज जो है वो पैटर्न अलग अलग शिफ्ट करता है, देखने को मिलता है। और इसमें बताया कि मतलब ओवरऑल जो इन्फेक्शंस हैं, एलर्जीज हैं, वेक्टर बॉर्न डिजीजेज हैं, बढ़ती हैं, इनका जो है वो खतरा रहता है। और जो पॉलन सीजन्स में भी जो है देखने को मिलता है कि इन्फेक्शन वगैरह काफी बढ़ रहा है। ठीक है। तो मतलब क्लाइमेट चेंज का ये सब दुष्प्रभाव देखने को मिल रहा है, और प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं होने की वजह से दिक्कतें हो रही हैं। और ऐसी जो कम्युनिटीज हैं जहाँ पे प्रॉपर इम्यूनिटी नहीं है, हेल्थ केयर सिस्टम बेहतर नहीं है, तो वहां पे और भी समस्या है। मॉस्किटो बॉर्न डिजीजेस फैलती हैं जब हाई टेम्परेचर रहता है। ठीक है। इसके अलावा एयर पोल्यूशन की वजह से भी जो है वो क्लाइमेट चेंज हो रहा है। अर्थ
धीरे धीरे हॉटर होती जा रही है, समर ज्यादा गर्म हो रहे हैं, एयर क्वालिटी खराब हो रही है, ग्रीन हाउस गैसेस का इमिशन है, और जो हमारे पार्टिकुलेट मैटर है जैसे 2.5, इनका कंटेंट काफी बढ़ गया है। ये बॉडी में डीपली लंग्स को और हमारे ब्लड स्ट्रीम तक पहुंचते हैं, उनको अफेक्ट करते हैं। मल्टीपल ऑर्गन फेल्योर हो जाता है। ठीक है, हार्ट, किडनीज, लंग्स, इन सब में जो है वो प्रॉब्लम जो है वो होती है। और जैसे कि ग्रीन हाउस गैसेस हैं, ये जो है वो ज्यादा हीट ट्रैप करती हैं, तो इनकी वजह से गर्मी बढ़ रही है। कूलिंग अप्लायंसेस पे, एसीज वगैरह पे डिपेंडेंस बढ़ रहा है, उसकी वजह से फिर और फर्दर जो है वो प्रॉब्लम हो रही है, हीट स्ट्रेस बढ़ रहा है। ठीक है, और बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए जो बॉडी है उसको ज्यादा से ज्यादा जो है वो वर्क करना पड़ रहा है। इसकी वजह से जो हमारा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है वो पूरा प्रभावित हो रहा है। काफी सारे हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेस मतलब देखने को मिल रहे हैं बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज। साथ ही साथ हमारा जो फूड सिस्टम है वो भी प्रभावित हो रहा है, न्यूट्रिशन भी प्रॉब्लम हो रही है। अब जैसे देखा जाए कि अनरीजनल रेन पैटर्न, अगर हम इसी मंथ की बात करें तो पिछले 10 दिन से बारिश धूप इस तरह का प्रॉब्लम हो रहा है। ये एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी को जो है वो इफेक्ट करता है, इसकी वजह से फूड शॉर्टेज होता है। ठीक है, न्यूट्रिशनल क्रॉप में जो है वो डिक्लाइन है, प्राइस ज्यादा हो जाते हैं, बढ़ते हैं। और साथ ही साथ जो है वो क्रॉनिक जो है वो माल न्यूट्रिशन और माइक्रो न्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी जो है वो बढ़ रही है, स्पेशली बच्चों में। ठीक है, साथ ही साथ हमारे जो कैटल्स वगैरह है उनके ऊपर भी इन सब चीजों का जो है वो इफेक्ट जो है वो पड़ता है। तो इसको वही कहा है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं जैसे मेडिकल इमरजेंसी का काम कर रही हैं, और इनको हमें अर्जेंटली जो है वो देखना होगा। और इंडिया का नेशनल प्रोग्राम ऑन क्लाइमेट चेंज एंड ह्यूमन हेल्थ है, और इसको लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा। और इसका यही काम है कि जो हेल्थ सेक्टर है इसकी जो कैपेसिटी है उसको बेहतर करना, क्लाइमेट सेंसिटिव डिजीजेस के प्रति जो है वो रिस्पांस को और बेहतर करना। ठीक है, और इसके अलावा नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल ये मॉनिटर करता है अगर किसी डिजीज का आउटब्रेक होता है, जैसे डेंगू या लेप्टोस्पायरोसिस, एक्सट्रीम वेदर कंडीशन की वजह से जो डिजीज होती है, तो ये सारी चीजें जो है वो है इसमें। अभी फिर जो है वो 1 अप्रैल 2026 से जो हमारे यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर है उन्होंने नया सीबीएसई करिकुलम जो है इसको लॉन्च किया। और कंप्यूटेशनल थिंकिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पढ़ाई होगी क्लास 3 से 8 तक के लिए। ठीक है, और क्लास 3 से 5 के लिए एआई कंटेंट नहीं रहेगा। इस स्टेज पे जो फोकस रहेगा वो कंप्यूटेशनल थिंकिंग पे रहेगा। पैटर्न रिकॉग्निशन, डिकम्पोजिशन, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, एल्गोरिदम, इन सब पे फोकस किया जाएगा। और इनको सेपरेट सब्जेक्ट की तरह नहीं पढ़ाया जाएगा, मैथ्स में ही इनको इंक्लूड किया जाएगा। और उन्होंने कहा है कि मैथ्स और द वर्ल्ड अराउंड अस में इनकी जो है वो वर्कशीट्स और एक्टिविटी बेस्ड जो है वो बुक्स वगैरह प्रोवाइड किए जाएंगे। और 50 आवर जो है वो एनुअली एलोकेट किया है कि इन पे जो है वो पढ़ाई होगी, कंप्यूटर से रिलेटेड पढ़ाई होगी। फिर क्लास 6 से एआई को इंट्रोड्यूस किया गया है सीबीएसई पैटर्न में। और इनको जो है वो फाउंडेशनल एआई लिटरेसी कराई जाएगी, साथ ही साथ एडवांस्ड कंप्यूटर जो है वो कंप्यूटेशनल थिंकिंग की जो ट्रेनिंग है वो प्रोवाइड किया जाएगा, बच्चों को बताया जाएगा कि कैसे वो इसमें फिर पूरा एआई प्रोजेक्ट, लाइफस्टाइल, डेटा वगैरह से इन सब के बारे में जो है वो स्टडी करेंगे। और इसमें माना जा रहा है कि इस इनिशिएटिव से जो कंप्यूटेशनल थिंकिंग है वो बेहतर होगी, लॉजिकल रीजनिंग बेहतर होगी, प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी अच्छी होगी। और इस साल का जो 26-27 का एकेडमिक सेशन है इससे ये पूरा जो है वो लागू हो जाएगा। फिर साथ ही साथ इसमें पजल, जो क्लास 3 से 5 तक का सिलेबस है उसमें पजल्स और डेली लाइफ प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करना है, एनालिटिकल चीजों को जो है वो बढ़ावा दिया जाएगा, क्रिटिकल थिंकिंग और लॉजिकल थिंकिंग को। फिर क्लास 6 ऑनवर्ड जो है वो प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन वगैरह पे फोकस किया जाएगा, टास्क असाइन किए जाएंगे बच्चों को, उनको जो है वो रिटन और ओरल दोनों ही जो है वो तरीके से जो है वो एक प्रैक्टिस कराई जाएगी, उनकी जो लिसनिंग एबिलिटी, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, सब पे जो है वो वर्क किया जाएगा। तो ये एनईपी का जो है वो हमारा एम भी है कि कैसे जो है वो एक्सपीरियंशियल लर्निंग और क्रिटिकल थिंकिंग को
बढ़ावा देना। और अगर हम सीबीएसई की बात करें तो ये सबसे बड़ा स्कूल बोर्ड है। 20,000 से ज्यादा एफिलिएटेड स्कूल्स हैं इंडिया में। और प्रथम है, ये एक एनजीओ है जो कि ये रिपोर्ट वगैरह देता है कि क्या एजुकेशन का कैसा चल रहा है। ये इंडिया का लार्जेस्ट नॉन गवर्नमेंटल एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन है। प्राइमरी एजुकेशन और लर्निंग असेसमेंट का ये पूरा काम जो है वो करता रहता है। और इसको जो परख इनिशिएटिव, ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा लॉन्च किया गया है। और इसमें इसका उद्देश्य यही है कि असेसमेंट के लिए जितने भी बोर्ड्स हैं उसमें एक सेट किया जाए, एक स्टैंडर्ड किया जाए, एक नॉर्म्स बताया जाए कि कितना कितना क्या क्या बच्चों को पढ़ना रहेगा डिफरेंट क्लासेस में। तो एक बेहतर करिकुलम डेवलप किया जाए, तो ये अब इसको सीबीएसई ने इंट्रोड्यूस कर दिया है। परख इनिशिएटिव है, ये किस मंत्रालय से है, किस मिनिस्ट्री से रिलेटेड है, ये आ सकता है। ठीक है, प्रथम जैसे एनजीओ का नाम है तो ये आ सकता है। ये सारी चीजें जो है वो आ सकती है, इंपॉर्टेंट रहेंगी ये। फिर अभी जो है वो राज्यसभा के लिए जो है वो इलेक्शंस हुए हैं। और कल जो हमारे उपराष्ट्रपति हैं सीपी राधाकृष्णन, जो कि चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के, इन्होंने ओथ दिलाया जो भी न्यू मेंबर्स हैं। 19 न्यू मेंबर्स जो हैं वो इलेक्ट हुए हैं या री इलेक्ट हुए हैं, उनमें इनके नाम है। और 5 स्टेट्स जो है वो 19 जो है ये 5 स्टेट से है, इसमें कि महाराष्ट्र से है। और 6 जो है वो तमिलनाडु से है, 5 जो है वेस्ट बंगाल से है, और 3 जो है वो उड़ीसा से है। राज्यसभा एक परमानेंट बॉडी होती है जो डिसॉल्व नहीं होती है। और इसमें जो 1/3 मेंबर है ये हर 2 साल पे रिटायर होते हैं। और इनके जो मेंबर्स हैं उनका जो चुनाव होता है वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्टेड मेंबर्स के द्वारा होता है। ओथ टेकिंग सेरेमनी जो है वो ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्मेलिटी है। और इसको मैंडेटरी किया गया बाय आर्टिकल 99 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और इसके पहले जो है वो प्रोसीडिंग्स में जो पार्टिसिपेट नहीं करना होता है। ठीक है, और चेयरमैन जैसे मैंने बताया कि वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। और इसके अलावा जो है 12 जो मेंबर्स होते हैं उनको जो है वो अपॉइंट किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, डिफरेंट डिफरेंट जो एरिया में अपना इस परफॉर्मेंस करते हैं। तो ये सब है। और ये भी इम्पोर्टेंट रहेगा। अब डिलिमिटेशन की बात हो रही है, 5 राज्यों में चुनाव है। तो साथ ही साथ 3 दिन का जो है वो अलग से कार्यक्रम चलेगा अप्रैल में। इस बजट सेशन को एक्सटेंड किया गया है। गवर्नमेंट उसमें वुमेन बिल पास कराने के लिए जो है वो ट्राई करेगी। तो ये सारी चीजें जो है वो रहेंगी। तो जैसे ये पॉलिटी में तो ये प्रोसीजर्स काफी बार पूछे जाते हैं, ये सब इम्पोर्टेंट रहते हैं। फिर एक जजमेंट आया है ट्रायल कोर्ट का तमिलनाडु में, और उसमें जो है वो डेथ पेनल्टी दी गई है। 9 पुलिसमैन थे, 9 पुलिसमैन, उनको जो है वो पाया गया कि गिल्टी पाया गया कस्टोडियल टॉर्चर और मर्डर का। और इसमें जब लॉकडाउन हुआ था, कोविड-19 का लॉकडाउन हुआ था, तो एक ट्रेडर थे और उनका एक सन था, उसकी जो है वो मृत्यु हुई थी सत्तानकुलम थुटुकुडी डिस्ट्रिक्ट में। ये काफी केस जो है वो न्यूज में आया भी था। और कस्टडी में टॉर्चर की वजह से जो है वो ये पी जयराज और इनका सन था जे बेनिक्स, ये जो है वो उनकी मृत्यु हुई थी। तो अभी जो यहाँ की ट्रायल कोर्ट है, इसने 9 पुलिसमैन को जो है वो डेथ पेनाल्टी जो है वो दिया है। अभी फर्दर और दूसरे कोर्ट्स में जाएगा मैटर। बट ये है कि इसमें कोर्ट ने कहा है इस अवार्ड को देते हुए कि जो पुलिस पर्सनल है ये एक मतलब मेंटली साउंड है, एजुकेटेड है, वर्क कर रहे हैं, गवर्नमेंट सैलरीज पे काम कर रहे हैं। पुलिस वालों का फंक्शन जो है वो लोगों को प्रोटेक्ट करना है, पब्लिक को सेफ गार्ड करना है। और अगर इस तरह के मैटर आते हैं जिसमें टॉर्चर करके लोगों को मारा जाता है तो ये काफी बुरा है। ये ह्यूमन राइट पे अटैक है और काफी सैड है ये। तो इसलिए जितने भी पुलिसमैन थे जो गिल्टी पाए गए इनको जो है वो डेथ पेनाल्टी अवॉर्ड किया गया है ट्रायल कोर्ट के द्वारा। ठीक है। इंडिया का ये जो तुम्हारा इंटरनेट ब्लॉकिंग प्रैक्टिसेस है, हमारे जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हैं, इससे रिलेटेड एक आर्टिकल था। और इसमें ये बताया गया है कि जो सर्विस प्रोवाइडर है ये काफी जो है वो जैसे ब्लॉक वगैरह करते हैं। तो और इसमें है कि जो हमारा इंटरनेट यूज करने का जो एक्सपीरियंस है वो डिपेंड करता है कि हमारा कौन सा जो है वो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडेड है। ठीक है।
इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से ना सिर्फ प्राइसिंग और क्वालिटी और सर्विस प्रभावित होती है, बल्कि ये भी प्रभावित होता है कि आप कौन-कौन से चीज़ों को जो है वो एक्सेस कर सकते हैं। क्योंकि अगर आईएसपी जो है उसने उनको ब्लॉक कर दिया तो उसकी वजह से जो है वो फर्दर प्रॉब्लम जो है वो होती है। ठीक है? तो इसी से था कि हमारा 1 मिनट। तो इसमें यही है कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होते हैं ये हर जगह जो है वो जो वेबसाइट्स होती हैं उनको ब्लॉक करते हैं, और बेसिकली गवर्नमेंट या कोर्ट ऑर्डर्स रहते हैं, और तो जो इम्प्लीमेंटेशन है वो यूनिफॉर्म नहीं है, और जो ब्लॉक होते हैं जो वो सभी चीजें वो काफी जो है वो वेरी करता है। और सेक्शन 69A और 79 है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 का, ये गवर्नमेंट को एम्पावर करता है कि आप जो है वो ब्लॉकिंग ऑर्डर जो है वो इशू कर सकते हैं, जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, जो इंटरमीडियरीज हैं, और जो भी कोई कंटेंट है उसको जो है वो सीधा सीधा जो है वो ब्लॉक किया जाता है। और इसमें बताया गया कि इंटरनेट जो है वो बना, जैसे कैसे काफी सारे प्रोटोकॉल्स होते हैं, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, कभी कभी जैसे ये सब है ना, इनका पूरा फुल फॉर्म भी आता है, ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी, टीएलएस, डोमेन नेम सिस्टम। ठीक है? और जब जो है वो जो सर्विस प्रोवाइडर होते हैं उनको ब्लॉकिंग ऑर्डर रहता है तो वो फ्री होते हैं कि वो कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं इनको। और जो डोमेन नेम सिस्टम होता है ये पहला लेयर होता है जिसके तहत जो है वो जो वेबसाइट होता है उसको एक्सेस जो है वो होता है। तो इनके नेम्स बस याद रखो। फिर साथ ही साथ आईटी एक्ट के कौन कौन से सेक्शंस हैं ये इसके तहत जो है ब्लॉकिंग वगैरह किया जाता है, ये भी इम्पोर्टेंट रहेगा। और उसके लिए पूरा एक फ्रेमवर्क है, आईटी एक्ट 2000 से डिफाइन होता है। ठीक है? तो ये सारी चीजें जो है वो उसमें है। मतलब यही बताया कि इसको हमें और बेहतर करना होगा। और इसमें एक टर्म दिया है, डीएनएस पॉइजनिंग। ये एक टेक्निक होती है जहाँ पे जो डीएनएस या जो डोमेन नेम सिस्टम होता है इसको कन्फिगर ऐसे किया जाता है कि एक इनकरेक्ट आईपी एड्रेस को जो है वो करे किसी डोमेन के लिए। ठीक है? ताकि इफेक्टिवली जो है वो ब्लॉक कर सके। तो कभी कभी जो चीजें जो जैसे जो प्रोवाइडर्स होते हैं ये इस तरह चीजें यूज करते हैं, जैसे कि किसी में वो कोई साइट जो है वो खुल पाती है, किसी सिस्टम पे वो साइट जो है वो नहीं खुल पाती है। ठीक है? तो ये सारी चीजें हैं। तो इसमें है था कि मतलब इसमें एक पूरी क्लैरिटी होनी चाहिए जिससे प्रॉपर तरीके से जो कंटेंट है वो लोगों को जो है वो मिले, और इसमें जो है वो किसी तरह का कोई मिसयूज वगैरह ना हो। एक था कि इंडिया का जो है वो इस बार रिकॉर्ड विंड एनर्जी जनरेशन हुआ है, और ये हाईएस्ट एवर एनुअल विंड एनर्जी है 2025-26 में। इस बार 6.05 गीगावाट का विंड एनर्जी का एडिशन हुआ है। और जो हमारा टोटल इंस्टॉल्ड विंड पावर कैपेसिटी है ये इंपॉर्टेंट रहेगा जैसे फाइनेंशियल ईयर इसका भी, और साथ ही साथ जो टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी है ये 56 गीगावाट का जो मार्क है उसको क्रॉस कर गया है। और 46% कैपेसिटी में जो है वो एडिशन हुआ है, अगर हम प्रीवियस जो फाइनेंशियल ईयर रहा है 24-25 का उससे कंपेयर करें तो। ठीक है? और हमारा जो टारगेट है वो ये है कि हमें जो नॉन फॉसिल फ्यूल कैपेसिटी है उसको बढ़ा के 500 गीगावाट करना है 2030 तक। ठीक है? ये हमारे एक एम्बिशियस टारगेट है। और जो हमारे विंड रिच स्टेट्स हैं मेनली ये है तमिलनाडु, गुजरात, कर्नाटका और महाराष्ट्र। ठीक है? ये भी इम्पोर्टेंट रहेगा। फिर फिशरी सेक्टर का जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है उससे रिलेटेड आर्टिकल था। और फिशरीज की बात करें तो लार्जेस्ट जो है वो फिश प्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो सेकंड लार्जेस्ट है हम वर्ल्ड में। और जो हमारा इस बार का बजट है उसमें लिए उसमें काफी जो है वो अमाउंट जो है वो बजट सपोर्ट प्रोवाइड किया गया है फिशरी सेक्टर के लिए। और प्रधानमंत्री जो मत्स्य संपदा योजना है उसको एक मेन पिलर रखा गया है डेवलपमेंट का। इसके लिए 250 करोड़ जो है वो प्रोवाइड किए गए हैं। अगर हम फिश प्रोडक्शन की बात करें तो बढ़ा है पिछले 10 सालों में, 2013-14 से अगर हम कंपैरिजन करें तो 95 लाख टन से बढ़कर 197.75 लाख टन हो गया, जो कि 106% का इंक्रीज है। और ये इंडिया की इकोनॉमी के लिए काफी जो है वो एक इम्पोर्टेंट जो है वो पिलर है। ब्लू रिवॉल्यूशन जो है वो
2015 में लॉन्च हुआ किया गया था और इसका उद्देश्य था कि जो ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस हैं उनको ट्रांसफॉर्म करना, बेहतर करना, टेक्नोलॉजी ड्रिवन बनाना, ताकि जो है वो बेहतर तरीके से और काम उसमें हो सके। फिर जो हमारी मॉडर्न एक्वाकल्चर इनिशिएटिव्स हैं, ये प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना है, ये आई तुम्हारी 2023-24 में। फिर इसमें इंश्योरेंस वगैरह, फाइनेंशियल इंक्लूजन, इन सबको इंक्लूड किया गया। नेशनल फिशरीज डिजिटल प्लेटफॉर्म और मेरीन फिशरी सेंसस है। ठीक है। मेरीन जो फिशरी सेंसस है, इसको से के तहत जो प्लानिंग और ट्रांसपेरेंसी को बेहतर किया जा रहा है। और ये जो सेंसस है, इसको 31 अक्टूबर 2025 को लॉन्च किया गया। तो ये एक तरीके का डिजिटल एडवांसमेंट होगा। ये मोबाइल टेक्नोलॉजी का यूज करके पता चलेगा कि कितना पूरा डेटा कलेक्ट किया जाएगा। इसमें 3 एप्लीकेशन है, व्यास नव, व्यास भारत और व्यास सूत्र। तो इससे जो है वो एक रियल टाइम जो है वो पूरा डेटा जो है वो इससे मिलेगा। और जो हमारा बजट है उसमें एम किया गया है कि इन्वेस्टमेंट वगैरह को बेहतर किया गया, जो एक्वाकल्चर सिस्टम है उसको पूरा मॉडर्नाइज किया जाएगा। रीसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम और बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी की बात कही गई कि इसको जो है वो इंक्लूड किया जाएगा। और अगर हम रीसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम की बात करें तो एक मॉडर्न फिश फार्मिंग मेथड है, और ये फिल्टर करता है और रीयूज करता है वाटर को, जिससे कि हाई डेंसिटी प्रोडक्शन होता है और जो लैंड का कम यूज होता है, वाटर का कम यूज होता है। तो ये टेक्नोलॉजी जो है वो फिशरी से रिलेटेड है, तो ये याद रखना। फिर इसके अलावा किसान क्रेडिट कार्ड के थ्रू जो है वो फिशरी सेक्टर में भी काफी सारा इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट प्रोवाइड किया गया है जो हमारे फिश फार्मर्स हैं। ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट रहेगा। सैंड माइनिंग के बारे में था कि इसकी वजह से जो नेशनल चंबल घड़ियाल सेंचुरी है, इस पे जो है वो काफी जो है वो थ्रेट में आ गया है। और ये नेशनल चंबल घड़ियाल सेंचुरी सेंट्रल इंडिया में है ये। ठीक है। और ये इस्टेब्लिश हुआ था 1979 में अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। और ये चंबल एक इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है यमुना की। और ये जो है वो इस सेंचुरी से जो है वो निकलती है। यहाँ पे जो सैंड होता है काफी क्रिटिकल होता है, और इसका जो है वो यूज जो है वो कंस्ट्रक्शन वगैरह के लिए किया जाता है। तो इलीगल तरीके से माइनिंग हो रही है, जिसकी वजह से ये जो स्पीशीज है इन पे काफी खतरा है। और घड़ियाल की बात करें तो चंबल रिवर में काफी पाए जाते हैं। इसके अलावा रेड क्राउन रूफ्ड टर्टल पाए जाते हैं। साथ ही साथ इंडेंजर्ड गंगा डॉल्फिन पाई जाती है। तो इन सब पे जो है वो इलीगल माइनिंग की वजह से काफी थ्रेट जो है वो है। और इस पे मतलब ये जो है वो राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इन सब पे जो है बैन है, जो एनजीटी है कि जो माइनिंग की है एक्टिविटी, लेकिन फिर भी जो है वो इलीगल तरीके से यहाँ पे सैंड माइनिंग किए जाते हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स हो रही हैं। अ, इंडिया और जापान रिलेशन पे था, तो जो मिनिस्टर ऑफ साइंस है उन्होंने कहा कि हमारा काफी जो है कॉपरेशन बेहतर रहा है। और हमारा दोनों कंट्रीज का जो एक बायलेटरल पार्टनरशिप 40 इयर्स हो गए हैं। ठीक है। हेल्थ केयर और काफी सारी सर्विसेज में हम काम कर रहे हैं, बुलेट ट्रेन वगैरह पे। इसके अलावा इसरो और जाक्सा जाक्सा जो है ये जापान की एजेंसी है, और ये हम ल्यूनर मिशन पे काम कर रहे हैं, जिसका नाम जो है वो लूपेक्स दिया गया है। और इंडिया जापान ईयर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन एक्सचेंज, ये जो है वो 2025-26 में जो है वो मनाया गया है कि कैसे जो है दोनों के भीतर रिलेशन है। तो इस प्रकार के कि हम अच्छे से जो है वो काम कर रहे हैं। और जो लूपेक्स मिशन है, ये याद रखना, ये जॉइंट रोबोटिक मिशन है, और इस मिशन के तहत हमारा एम है कि हम मून का जो साउथ पोल है वहां पे ये भेजेंगे रोबोट, और उसको एक्सप्लोर करने का काम ये करेगा। फिर यूएस और जो ईरान का वॉर है, यहाँ पे अभी काफी ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड के इंटेलिजेंस चीफ थे मेजर जनरल मजीद खादिमी, इनकी डेथ हुआ है। और अभी यूएस ने कहा है कि आज इनको वार्निंग दिया है कि अगर इन्होंने नहीं माना, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ओपन नहीं किया, तो उन्हें काफी इम्प्लीकेशंस देखने पड़ेंगे। और ट्रम्प ने धमकी दी है कि ये आज लास्ट है वार्निंग।
और ईरान ने कहा है कि हम ऐसी किसी भी तरह के वार्निंग पे या किसी उस पे जो है बातचीत नहीं करेंगे। तो ये एक अल्टीमेटम जो है वो ट्रम्प ने दिया है। अब आज देखो कि फर्दर फिर इस पे क्या होता है। बीचे बीते दिनों में जो ईरान है उसने यूएस के काफी सारे जो वॉरशिप्स हैं इनको जो है वो मार गिराया भी है। तो अभी जो सिचुएशन है काफी टेंस अभी भी है। फिर आर्टेमिस 2 जो है मिशन, इस इसमें जो है वो 4 एस्ट्रोनॉट गए हैं जो कि मून को ऑर्बिट करके फिर आएंगे। और 10 दिन का ये मिशन है। और इन्होंने 4,171 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया है अभी तक। और वहां से काफी सारी पिक्चर्स भी ये भेज रहे हैं। ठीक है, पूरा 10 दिन का प्रोग्राम है और ये मून को ऑर्बिट करेंगे। और जो पिक्चर्स वगैरह आएंगी फिर उसको और स्टडी किया जाएगा। फिर फर्दर और भी इनके मिशन है जिसके तहत ये मून पे लैंडिंग जो है वो करेंगे। तो अभी तो सिर्फ ऑर्बिट करेंगे। फिर नेक्स्ट आर्टेमिस 3, आर्टेमिस 4, आर्टेमिस 5 इसके तहत आगे जो है वो और चीजें बढ़ेंगी। फिर स्पोर्ट्स की बात करें तो इंडिया की बॉक्सर है प्रीति पवार, इनका नाम याद रखना। जैसे कभी कभी गेम और स्पोर्ट्स का नेम, स्पोर्ट पर्सन का और गेम पूछते हैं। जैसे प्रीति पवार, इन्होंने ये जो है वो फाइनल में पहुंची है। और इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट हो रहा है तो उसी में ये फाइनल खेलेंगी। तो अब देखना होगा कि ये जीतती है कि नहीं। ठीक है, अब ये नॉर्थ कोरिया की उंग जॉन्ग वोंग से जो है वो भिड़ेंगी गोल्ड मेडल के लिए। ये इंडियन बॉक्सर हैं और एशियन गेम्स में इन्होंने ब्रॉन्ज भी जो है वो जीता था। यही था आज का सारा। ठीक है।